हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इग्नू हिंदी क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम BHDC 131 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहे हैं, जो अभी तक प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं क्वेश्चन, उनको हम देखेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के काल विभाजन की समस्या पर प्रकाश डालिए। ठीक है, जो हिंदी साहित्य है उसका जो काल विभाजन हुआ था, तो काल विभाजन के समय जो जो समस्याएं आई थी उसके बारे में हमें इसमें बताना है कि क्या क्या समस्याएं आई थी काल विभाजन करते समय। ठीक है, उस समस्या के ऊपर हमें प्रकाश डालना है। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो है, भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। आपको पता होगा जो हिंदी साहित्य है हमारा, उसे 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। जो मध्यकाल है उसे भी हम 2 भागों में बांटते हैं, भक्ति काल और रीतिकाल, जिसे हम उत्तर मध्यकाल और पूर्व मध्यकाल भी कहते हैं। जो भक्ति काल था, उस समय जो भक्ति आंदोलन हुआ उसकी प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी, जो प्रमुख विशेषताएं क्या थी कि जो भक्ति आंदोलन हुआ उसके बारे में हमें इसमें बताना है, उसका उल्लेख करना है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, कृष्ण भक्ति काव्य धारा विषय पर एक निबंध लिखिए। जो भक्ति काल था उसी के अंदर जो एक धारा आती है भक्ति की, वो होती है कृष्ण भक्ति। तो हमें उसी काव्य धारा के ऊपर एक विषय लिखना है कि कृष्ण भक्ति क्या थी। ठीक है, कृष्ण भक्ति काव्य धारा क्या थी उसके बारे में हमें बताना है, उसका विशेषताएं बतानी होंगी, उसके प्रमुख कवियों के बारे में बताना होगा, है ना। ये सारी चीज़ें हमें इसके अंदर लिखनी होंगी। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, रीति मुक्त कवियों का परिचय देते हुए उनके योगदान की चर्चा कीजिए। अब भक्ति काल के बाद जो हमारा अगला काल आता है वो आता है रीति काल। ठीक है, रीति काल के अंदर 3 तरह की काव्य लिखे जा रहे थे, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। ठीक है, ये 3 तरह के काव्य लिखे जा रहे थे और इन्हीं तीनों के काव्यों के जो धारा जो थी उनके कवि भी अलग अलग थे। रीतिमुक्त अलग थे, रीतिबद्ध अलग थे, रीतिसिद्ध अलग कवि थे। तो जो रीतिमुक्त के जो कवि थे उनका हमें इसके अंदर परिचय देना है और फिर उनके योगदान की भी चर्चा करनी है कि उनका योगदान क्या रहा इस रीतिमुक्त काव्य के अंदर। ठीक है, उनका क्या योगदान रहा, उन कवियों का परिचय देते हुए उनका योगदान भी बताना है। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, द्विवेदी युग की प्रवृत्तियों को रेखांकित कीजिए। ठीक है, और द्विवेदी युग जो है हमारा आधुनिक काल के अंदर आता है। आधुनिक काल जो हमारा है वो हिंदी साहित्य का अंतिम काल है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, पहला था आदिकाल, दूसरा था भक्ति काल और तीसरा था रीति काल, चौथा आधुनिक काल है। अब आधुनिक काल जो है उसे भी अलग अलग युगों में बांटा गया है। आधुनिक काल का जो पहला युग आता है वो आता है भारतेंदु युग। ठीक है, और दूसरा युग जो आता है वो आता है द्विवेदी युग। अब द्विवेदी युग की प्रवृत्तियों को रेखांकित कीजिए, आपसे पूछा गया है इसमें। तो आपको इसके अंदर बताना है कि द्विवेदी युग की विशेषताओं के बारे में। प्रवृत्तियों का मतलब यहाँ पर विशेषताओं से ही है। आप कंफ्यूज मत होना पेपर में कि अगर आपसे पेपर में पूछ लेता है द्विवेदी युग की विशेषताएं बताइए, या अगर यही क्वेश्चन है कि द्विवेदी युग की प्रवृत्तियों को रेखांकित कीजिए, उसकी प्रवृत्तियाँ क्या थी। प्रवृत्तियों का मतलब यहाँ पर विशेषताओं से ही है। द्विवेदी युग की विशेषताओं के बारे में बताना है आपको इसके अंदर। ठीक, जो द्विवेदी युग की विशेषताएं रही होंगी वही उसके काव्य की विशेषताएं रही होंगी। तो आपको इसका आंसर किस तरह से लिखना होगा कि सबसे पहले आप द्विवेदी युग को बताएंगे कि द्विवेदी युग क्या है, कि आधुनिक काल का जो हिंदी साहित्य के अंदर जो अंतिम काल आता है आधुनिक काल, उसका ये दूसरा युग है। सबसे पहले आता है भारतेंदु युग, दूसरा आता है द्विवेदी युग। तो आप पहले द्विवेदी युग को थोड़ा सा बताएंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे द्विवेदी युग को कि द्विवेदी युग क्या है, किसके नाम पर पड़ा, है ना, कब से कब तक इसकी समय सीमा रही है, ये सारी चीज़ें आप लिखेंगे। इस युग के प्रमुख कवि कौन कौन से रहे ये बताएंगे। फिर इस युग की जो है प्रवृत्तियों के बारे में आप बात करेंगे कि इस युग की प्रमुख प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी रही थी। ठीक है, और पेपर में आपसे प्रवृत्तियों की जगह विशेषताएं पूछ लेता है तो आपको वहाँ पर विशेषताएं लिखना होगा। बस आपको इतना याद रखना होगा। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, प्रेमचंद युग में हिंदी उपन्यास का विकास किस प्रकार हुआ, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इसके अंदर हमने ये जो BHDC 131 की जो बुक है, आपकी इस बुक के अंदर प्रेमचंद युग के बारे में बताया गया है। ठीक है, वो एक उपन्यासकार रहे हैं प्रेमचंद। ठीक है,
प्रेमचंद युग के नाम से ये युग इसलिए पड़ा क्योंकि प्रेमचंद ने क्या है 300 से ज़्यादा तो अधिक कहानियाँ लिखी हैं, ठीक है, और उन्हें उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। उन्होंने उपन्यास भी बहुत अच्छे अच्छे लिखे हैं, बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास उन्होंने लिखे हैं। गोदान हुआ, सेवा सदन हुआ, और भी अन्य कई उपन्यास हैं जो उनके बहुत चर्चित उपन्यास रहे हैं, ठीक है। तो हिंदी उपन्यास का विकास किस प्रकार होता है प्रेमचंद के युग में, आपको वो बताना है, ठीक है। अगला जो है हमारा क्वेश्चन वो है सिद्ध एवं नाथ काव्य धारा की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। सिद्ध एवं नाथ काव्य धारा, ये जो काव्य धारा है ये आदिकाल के अंदर आती है। जो हमारे हिंदी साहित्य का जो पहला काल है आदिकाल, उसके अंदर हम सिद्ध एवं नाथ काव्य धारा को देखते हैं। तो आपको इनकी विशेषताओं के बारे में बताना है कि सिद्ध काव्य धारा क्या थी और नाथ काव्य धारा क्या थी, ठीक है। इनकी विशेषताओं के बारे में आप लिखेंगे, उसके ऊपर प्रकाश डालेंगे। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है हिंदी निबंध के विकास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के योगदान को स्पष्ट कीजिए। हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा था। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो थे वो एक निबंधकार भी थे। उन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे निबंध लिखे हैं, ठीक है। तो हिंदी निबंध का जो विकास हुआ उसके अंदर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का क्या योगदान था उसको स्पष्ट करना है आपको, ठीक है। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है हिंदी कहानी का स्त्री स्वर विषय पर एक निबंध लिखिए। हिंदी कहानी का स्त्री स्वर, ठीक है, आपको इसके ऊपर इस विषय पर निबंध लिखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा हिंदी गद्य के उद्भव और विकास को स्पष्ट कीजिए। हिंदी साहित्य का जो है इसके अंदर जो गद्य लिखा जाता था उसका उद्भव कैसे हुआ, उसका विकास किस तरह से हो, आपको वो स्पष्ट करना है। वैसे तो मानते हैं कि हिंदी गद्य का जो उद्भव है वो भारतेंदु युग से माना जाता है, ठीक है। भारतेंदु युग जब चल रहा था उस समय भारतेंदु जी ने ही शुरुआत की थी गद्य की, ये मानना है, क्योंकि आदिकाल के अंदर काव्य रचनाएं लिखी जाती थी, गद्य नहीं लिखा जाता था। भक्ति काल में भी हम कवि देखते हैं जितने भी उन्होंने काव्य लिखे हैं, दोहे लिखे हैं, लेकिन गद्य नहीं लिखा किसी ने भी। और रीतिकाल के अंदर भी जो रीतिकाल के जो कवि थे उन्होंने भी कभी कोई गद्य नहीं लिखा। गद्य की जो शुरुआत मानी जाती है वो आधुनिक काल से मानी जाती है, और भारतेंदु जी के द्वारा ही जो है हम गद्य का उद्भव देख सकते हैं कि सबसे पहले जो गद्य जो देखने को मिलता है वो हमें आधुनिक काल के अंदर देखने को मिलता है। आधुनिक काल के अंदर गद्य का उद्भव होता है और साथ ही उसका विकास भी होता है। तो वो किस तरह से होता है आपको उस चीज़ को स्पष्ट करना है। आधुनिक युग के प्रमुख कालखंडों का परिचय दीजिए, ठीक है। आधुनिक युग, मैंने आपको बताया कि हिंदी साहित्य का इतिहास 4 कालों में बटा हुआ है, ठीक है। आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल। अब जो आधुनिक काल जो रहा है, आधुनिक युग हम कह सकते हैं, आधुनिक काल कह सकते हैं, कुछ भी कहो, इसके जो प्रमुख कालखंड हैं उनका परिचय देना है हमें। प्रमुख कालखंड मतलब इसको भी अलग अलग कालखंडों में बांटा गया था, जैसे भारतेंदु युग हुआ, द्विवेदी युग हुआ, छायावाद, उसके बाद उत्तर छायावाद, है ना, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद। ये जो कालखंड है आपको इनका परिचय देना है कि भारतेंदु युग क्या था, है ना, कब इसकी शुरुआत हुई, द्विवेदी युग क्या था, इसका नाम कैसे पड़ा, कब इसकी शुरुआत मानी जाती है, छायावाद क्या था, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको इन कालखंडों के बारे में लिखनी है और इस तरह से इनका परिचय देना है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है राम भक्ति काव्य धारा विषय पर एक निबंध लिखिए। जैसे पहले वाले में मैंने अभी बताया, पिछले स्लाइड में जो क्वेश्चन था हमारा कृष्ण भक्ति काव्य धारा पर एक निबंध लिखिए, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, राम भक्ति काव्य धारा विषय पर एक निबंध लिखिए। राम भक्ति भी भक्ति काल के अंदर आती है, आप भक्ति काव्य धारा भक्ति से ही समझ सकते हैं कि वो भक्ति काल का रहा होगा, ठीक है। राम भक्ति भी भक्ति काल के अंदर की जाती थी भक्ति, तो उसके बारे में आपको उस विषय के ऊपर लिखना है कि राम भक्ति क्या थी, कैसे की गई, इसके प्रमुख कवि कौन कौन से थे, कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं रही हैं उनकी, इन सब चीज़ों को आप इसके अंदर लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है रीति सिद्ध काव्य धारा को स्पष्ट करते हुए उसकी
प्रमुख प्रवृत्तियों को रेखांकित कीजिए। इससे पहले वाली स्लाइड में हमने रीतिमुक्त कवियों का परिचय देखा था। इस वाले क्वेश्चन में हम देख रहे हैं रीति सिद्ध काव्यधारा जो रही थी, ये रीति काल की एक काव्यधारा रही है, जैसा मैंने आपको बताया कि रीतिबद्ध थी, रीति सिद्ध थी, रीति मुक्त थी। तो इसमें हमें क्या करना है, रीति सिद्ध काव्यधारा जो थी उसको स्पष्ट करना है। स्पष्ट करने के बाद उसको बताना है कि रीति सिद्ध काव्यधारा क्या थी, ठीक है, ये कैसी थी काव्यधारा थी, इसके प्रमुख कवि कौन से थे, उनकी रचनाएं कौन सी थी, ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर लिखेंगे। और फिर साथ में आप उनके लिखेंगे उनकी उसकी जो प्रमुख प्रवृत्तियाँ थी, या हम विशेषताएं भी बोल सकते हैं, उसके बारे में लिखेंगे कि इस काव्यधारा की विशेषताएं, प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी थी, तो आप वो लिखेंगे। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है भारतेंदु युग की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ये भी आधुनिक काल का, मैंने आपको बताया कि आधुनिक युग जो था उसको अलग अलग युगों में भी बांट दिया गया। आधुनिक काल कहो, आधुनिक युग को जो भी कह सकते हैं, उसे भी अलग अलग खंडों में बांटा गया था, युगों में बांट दिया गया था। तो आधुनिक युग का जो पहला युग आता है ना, उसे हम भारतेंदु युग कहते हैं। तो भारतेंदु युग जो है वो नाम पड़ा था भारतेंदु हरिश्चंद्र जो एक कवि रहे हैं उनके ऊपर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है हिंदी कहानी के विकास की चर्चा करते हुए प्रेमचंद के योगदान को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, पहले अभी हमने एक क्वेश्चन देखा था जिसमें हमें उपन्यास का बताना था, प्रेमचंद युग के में हिंदी उपन्यास के विकास की चर्चा करनी थी। इसी तरह इसमें भी हमें बताना है कि हिंदी कहानी का जो विकास की चर्चा करते हुए हमें क्या करना है, प्रेमचंद के योगदान को स्पष्ट करना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्रेमचंद जो थे वो बहुत ही बड़े कहानीकार रहे हैं। उन्होंने 300 से ज़्यादा अधिक कहानियाँ लिखी हैं और उनकी कहानियाँ कोई ऐसी वैसी कहानियाँ नहीं थी। सारी जो कहानियाँ होती थी वो समाज से जुड़ी समस्याओं को उजागर करती थी। ठीक है, वो प्रेमचंद क्या करते थे ना, अपनी कहानियों में जितनी समाज से जुड़ी समस्याएं होती थी उन सब को उजागर करते थे, उनको उद्घाटित करते थे, अपनी कहानियों में लिखते थे। वो समाधान नहीं देते थे लेकिन वो समस्या को दिखाते ज़रूर थे अपनी कहानी के ज़रिए कि समाज के अंदर क्या चल रहा है। ये चीज़ वो अपने उपन्यास और अपनी कहानी दोनों के माध्यम से करते थे। तो हमें हिंदी कहानी का विकास क्यों बताना है, हिंदी कहानी का विकास कैसे हुआ और जो विकास हुआ उसमें प्रेमचंद का क्या योगदान रहा वो भी डिस्कस करना है, वो भी बताना है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है हिंदी नाटक के विकास में जयशंकर प्रसाद की भूमिका पर चर्चा कीजिए। ठीक है, जयशंकर प्रसाद तो थे वो छायावाद के कवि रहे हैं। वैसे तो वो कवि के अंदर आते हैं छायावाद के प्रमुख कवि, प्रवर्तक कवि कहते हैं हम। छायावाद के 4 प्रमुख कवि रहे हैं, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। ये 4 जो कवि हैं छायावाद के प्रमुख कवि हैं। ठीक है, और जयशंकर प्रसाद को इसका प्रवर्तक माना जाता है। लेकिन जयशंकर प्रसाद जो है वो कवि होने के साथ साथ बहुत अच्छे नाटककार भी रहे हैं। उन्होंने काफ़ी नाटक भी लिखे हैं। ठीक है, आप इनके जब नाटक पढ़ेंगे, कहानियाँ भी लिखी हैं, नाटक भी लिखे हैं, लेकिन वो नाटककार के रूप में भी काफ़ी प्रसिद्ध हैं। उन्होंने जो नाटक लिखे हैं बहुत ही अच्छे नाटक लिखे हैं। ठीक है, तो उसमें इसीलिए इसमें पूछा गया है कि जयशंकर प्रसाद की भूमिका पर चर्चा करना है। हिंदी नाटक का जो विकास हुआ उसके अंदर जयशंकर प्रसाद की भूमिका पर चर्चा करनी है कि उसमें उनकी क्या भूमिका रही। जब हिंदी नाटक का विकास हुआ उसके अंदर जयशंकर प्रसाद की क्या भूमिका रही वो बताना है हमें। ठीक है, इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है आदिकाल के नामकरण संबंधी विभिन्न मतों की समीक्षा कीजिए। ठीक है, जो आदिकाल था उसका जब नामकरण हो रहा था उससे के नामकरण से संबंधी अलग अलग मत थे। जितने भी विद्वान थे, साहित्यकार थे, सब ने अपने अपने मत दिए थे। उन विभिन्न मतों की समीक्षा करने की किसने क्या मत दिया और वो क्यों था। ठीक है, आदिकाल को लेकर, आदिकाल के नामकरण को लेकर, तो आपको उन सब चीज़ों को बताना है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना वो आपको यूनिट 1 में मिल जाएगा। अब अगला है द्विवेदी युग की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। ये वही हमने अभी
देखा था प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए, प्रमुख प्रवृत्तियाँ, प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। सेम वही क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन भी आते हैं पेपर में। तो इसके लिए मैं आपको बोल रही हूँ कि इन क्वेश्चन को भी ना अच्छे से कर लेना, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं ना, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनके ना शब्दों के साथ हेर फेर करके ये लोग क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं। अभी हमने प्रमुख प्रवृत्तियों की बात की थी, पहले हमने प्रवृत्तियों पर प्रकाश डाला था द्विवेदी युग की, और अभी इसके अंदर प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। इसके अंदर भी हमें फिर सबसे पहले द्विवेदी युग के बारे में बताना है। द्विवेदी युग क्या था, कब आता है, इसका समय सीमा क्या है, इसके प्रमुख कवि कौन से रहे हैं, ठीक है, उनकी कौन कौन सी रचनाएं लिखी गई। फिर इसकी प्रमुख प्रवृत्तियों की बात करेंगे। प्रमुख प्रवृत्तियों से मतलब यही है कि काव्य की कौन कौन सी प्रमुख प्रवृत्तियाँ रही हैं, किस तरह का काव्य इनके युग में लिखा गया, और किस तरह के विषयों के ऊपर काव्य लिखा गया। जिन विषयों पर लिखा गया वो विषय जो होंगे वो प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है सूफी काव्य की भाव व्यंजना विषय पर एक निबंध लिखे। जो सूफी काव्य भी हमारा भक्ति काल के अंदर आता है। मैं एक काम करूँगी कि आपको ना इसको अभी मैं क्वेश्चंस आपको करवा रही हूँ, आने वाली वीडियो में अगर आपको चाहिए तो मैं आपको ना इसको डिस्कस कर दूँगी एक तरीके से शॉर्ट, थोड़ा सा इजी में एग्ज़ाम के लिए, ताकि आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। पढ़े नहीं पढ़ा हो अगर आपने तो आप उसे सुन लेंगे, ठीक है। तो वो तो आपके लिए ना थोड़ा सा इजी होगा समझना कि सूफी काव्य क्या था, भक्ति काल के अंदर सूफी काव्य क्या था, भगराम भक्ति क्या थी, कृष्ण भक्ति क्या थी। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको इस तरह से एक्सप्लेन कर दूँ ये सारी चीज़ें एक वीडियो के अंदर, तो मुझे ज़रूर बता देना कमेंट करके। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है हिंदी उपन्यास के उद्भव और विकास को रेखांकित कीजिए। कि जो हिंदी उपन्यास जो है, ठीक है, उसका उद्भव कैसे हुआ और उसका विकास कैसे हुआ, ये बताना है आपको इसके अंदर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है प्रेमचंद युग हिंदी उपन्यास की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। प्रेमचंद युग में जो हिंदी उपन्यास लिखे जा रहे थे, जो लिखे गए हैं, ठीक है, उन उपन्यास की प्रमुख विशेषताएं क्या थी, उनका वर्णन करना है आपको इसके अंदर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है प्रेमचंद युग की हिंदी कहानी की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। जो प्रेमचंद युग की प्रेमचंद युग में जो हिंदी कहानियाँ लिखी जा रही थी, प्रेमचंद युग जो था उसके अंदर जितनी भी हिंदी कहानियाँ लिखी गई उनकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है। हमें उन कहानियों की भी बताना है कि उसमें उस युग में किस तरह की कहानियाँ लिखी गई, है ना, उस कहानियों की विशेषताएं क्या थी। तो यहाँ पर हमारी वीडियो होती है ख़त्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने और भी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना जिनको इस वीडियो की ज़रूरत हो, उनकी हेल्प हो जाएगी इससे और मेरी भी हेल्प हो जाएगी। और मुझे कमेंट करके बता देना कि अगर आपको वीडियो चाहिए कि मैं इस बुक को एक वीडियो के अंदर आपको, एक या दो वीडियो के अंदर आपको इसे एक्सप्लेन करके समझा दूं कि आदिकाल क्या था, भक्ति काल क्या था, भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया, उसके प्रमुख कवि कौन से थे, ठीक है, रीतिकाल क्या था, रीति मुक्त, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध कवि कौन से थे, ये काव्यधारा थी क्या, इसके प्रमुख कवि कौन कौन से थे, और आदिकाल के प्रमुख कवि कौन से थे, उसकी काव्यधारा क्या थी, सिद्ध हो गया, नाथ हो गया, जैन साहित्य हो गया, ये कौन क्या चीज़ें थी। अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी जिससे कि आपको ये शॉर्ट में इजीली समझ में आ जाएगी। एक या दो वीडियो में आपको ये समझा दूंगी, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को, और साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लेना ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस रहेंगी ना आपको उनका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वो भी मुझे कमेंट करके बता देना कि हाँ आपको वीडियो अच्छी लगी है, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी कि अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि मैंने अभी इस वीडियो में सिर्फ क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, आपको क्वेश्चंस करवा दिए हैं, बता दिए हैं प्रीवियस ईयर के, अगर आप चाहते हैं कि मैं इनके आंसर्स भी आपको करवाऊँ तो प्लीज़ उसके लिए भी मुझे कमेंट करके वीडियो में बता देना, तो फिर मैं उसके लिए भी एक वीडियो बना दूँगी। आंसर्स भी मैं इन क्वेश्चंस के प्रिपेयर कर लूँगी जब तक,
तो अब हम अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।